लिव इन रिलेशनशिप पर मैं जो कहूँगा कि मैंने ये 4 पंक्तियां भी लिखी थी कि नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी, नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी, अपनी बर्बादी की पटकथा लिखोगी तुम बेटी, और माँ बापू की जगह तुम अगर आफताब की मानोगी तो श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी, श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी। शायद प्रेम की बातें कही होंगी उन्होंने आपस में, लेकिन बाद में क्या हश्र होता है, कुकर में उसके टुकड़े टुकड़े करके उबाला जाता है। कितनी दर्दनाक पीड़ा है। आज आप एक इंसान, क्या जानवर को भी आप खरोंच आ जाए तब आपका मन पीड़ा से भर जाता है, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी दया की भावना नहीं आई जिससे वो प्रेम करता था। उसके इतने टुकड़े किए, उसके बाद टुकड़ों के बाद में उसने उसको गैस की आंच पर कुकर में डाल करके, मैं तो बोलने से पहले भी शब्द रुक रहे हैं, ये प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो साथ में खड़े रहने की हिम्मत रखता है। मैंने लिखा था कि थाम लूंगा हाथ मेरा, थाम लूंगा हाथ तेरा, तुम मुझे समझो, वक्त भी बदलता है ये बात तो समझो, क्या सोचता जमाना सोचता नहीं, तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें समझूं। आज की शाम आपके नाम, तो जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं उनका नाम है राजपाल सिंह चौहान। राजपाल जी, कैसा लग रहा है आपको? आपका इस स्टूडियो के बारे में काफी सुना था और आपके जो वीडियो है लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए था, मुझे लग रहा था, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया आने का। शुक्रिया जी। तो राजपाल जी, हमने देखा कि आप एज एक ऑथर भी हैं जो अपनी भावनाओं को एक किताब में लिखते हैं, और आप एज ए न्यूज एंकरिंग भी करते हैं जी। अब आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये शौक, मतलब एक हो गया लेखक और एक होगा पत्रकारिता, ये दोनों से मोहब्बत कैसे हुई? आप दोनों से मोहब्बत की बात करें तो जो मेरी पहली मोहब्बत है वो तो मेरी कलम ही है, क्योंकि आप जब लिखते हैं, जो इमोशंस होते हैं, लिखना ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने आपको बोला कि मुझे राइटर बनना है और वो बन गया। ये अंदर से भावना आती है कि वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, तब जाकर के लिखी होगी कविता कोई अनजान। तो जो कविता का जो भाव होता है वो अंदर से आता है। तो मेरी पहली मोहब्बत कलम ही है, और जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया तो लग नहीं रहा था कि ये पंक्तियां हैं कि क्या है, शब्दों को जोड़ करके, तो किसी ने कहा ये तो कविता हो गई। तो इस तरीके से कविता का जो क्रम है वो 2012-13 में शुरू हुआ। बीच में कुछ रुकावटें आई, जैसे 2017-18 के बाद में मैंने पोइट्री लाइन को थोड़ा सा स्पेस दे दिया था, और या कहें कि छोड़ दिया था एक तरीके से। और राइटिंग जर्नी की मैं बताता हूँ बात, तो 2017 की मैं बात बताता हूँ। 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम पर एक किताब मैंने लिखी थी, वन हार्ट टू स्टोरी। और इस किताब के पीछे की कहानी एकदम अजीब है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये किताब लिखी जाएगी। हुआ ये था कि एक चैनल में मैं उस समय इंटर्नशिप करता था और एक डायरी लिख रहा था, और कारण ये थे क्योंकि कुछ यार दोस्त थे नहीं, और जो थे वो अलग अलग अपने कामों में एंगेज रहते थे। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो जस्ट ऐसे ही मैं एक रफ में एक डायरी तौर पे लिख रहा था कि एक कहानी। तो हुआ एक दिन कि मैं ऑफिस में था और वो डायरी मेरे डेस्क पे रखी थी, तो किसी ने पढ़ ली, और वो न्यूज एंकर थी। तो इस कारण से वो पढ़ने के चक्कर में उनका रिदम इतना ज्यादा उस किताब को, उस डायरी को लेकर के रहा कि जो बुलेटिन का टाइम था उनका, जो फिक्स टाइम पे बुलेटिन हिट होते हैं, तो वो बुलेटिन हिट नहीं कर पाई उस टाइम पर, लेट हो गई उस सिर्फ खाली डायरी के अट्रैक्शन के कारण से। तो जब वो वापस आई तो उनको किसी ने डांटा हुआ कि आप ऑफिस में टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे, मतलब ऑफिस बोल रहा हूँ स्टूडियो में, कि टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे। तो बाद में उन्होंने तो वहां पर नहीं बताया, बाद में फिर वो न्यूज रूम में आकर के चिल्लाती, ये रजिस्टर किसका है, ये डायरी किसकी है। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने कहा और ये पढ़ लिया हो तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, कि मैंने तो उसमें प्यार मोहब्बत लिख रखा है। तो बाद में मैंने कहा हल्की आवाज में कि मेरी है। उसके बाद वो मेरे पास में आती हैं, कहती अच्छा लिखते हो तुमने तो ये किताब जैसा लिख रखा है पूरा। तुम, मुझे किसी ने एहसास दिया, अरे ये किताब हो गई, इसको किताब बोलते हैं। फिर क्या हुआ, जब उस डायरी को फिर मैंने कीबोर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग की और अच्छे से एक मैन्यूस्क्रिप्ट तौर पे बना रखा। और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे को कहाँ पता रहता कि किताब कैसी होती है, कैसे छपवाई जाती है, कैसे क्या स्टार्ट होती है सारी चीजें।
एक किताब छपवाना और एक बेटी की शादी करना, मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें एक जैसी हैं। जैसे एक जो बाप नहीं होता, एक पिता होता, अपनी बेटी का हाथ किसी अरे गहरे को नहीं दे सकता, वैसे एक लेखक होता है कि उसकी जो किताब है वो ऐसे ही अरे गहरे किसी पब्लिकेशन को नहीं दे सकता है। तो पब्लिकेशन ढूंढने की बात चल रही थी इधर उधर, बड़े बड़े पब्लिकेशन जिनके नाम सुने थे, जो कुमार सवाल, चेतन भगत जी को छापते हैं, उनके पास गए तो उन लोगों ने अपनी औकात, मतलब मुझे मेरी औकात दिखाई कि तुम इस लायक अभी हुए नहीं हो। और ऐसे ही किसी पब्लिकेशन ने कहा कि ये क्या छाप दिया तुमने, ये छप जाएगी, ये छपने लायक है। तो जब उसने ये कहा कि छपने लायक है, फिर एक हम लोग देसी लोग होते हैं कि अब किसी ने चैलेंज कर दिया फिर तो छपवाएंगे ही। तो फिर वो जो जिद ठान ली, उसके बाद में ये किताब छापी गई। AMS पब्लिकेशन इंदौर का जो पब्लिकेशन, उसने ये किताब छापी और बहुत अच्छी उस समय में सेलिंग हुई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर माध्यम पर बिकी। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस किताब तो का। आजकल ना एक सबसे अहम मुद्दा ये भी चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप पर मैं जो कहूंगा कि ये एक तरीके का प्रपंच जो युवा पीढ़ी जिसका शिकार होता जा रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर की थ्योरी में चलता नहीं है कि साथ में जो जानवरों की तरह ही माना जाए कि लोग साथ में रहते हैं, बिना किसी उद्देश्य के रहते हैं कि चलो रह करके देखते कि कैसा लग रहा है। और जो सक्सेसफुल शादी और अनसक्सेसफुल शादियों का अगर रेशो देखा जाए तो लिव इन में जितने लोग रहते हैं और उनका आप शादी का रेशो देख लो, कितने लोगों ने लिव इन में रहने के बाद शादी की होगी, बहुत कम रेशो है। और अब ऐसे केसेस देखो आप, जैसे मुंबई का हाल ही का केस देखो, एक लड़की 32 साल की जो अपने से काफी बड़े बुजुर्ग के साथ, मतलब बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब 55-56 साल में भी लोग युवा रहते हैं, तो उसके साथ में वो रहती है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो पार्टनर, शायद प्रेम की बातें कही होंगी उन्होंने आपस में, लेकिन बाद में क्या हश्र होता है, कुकर में उसके टुकड़े टुकड़े करके उबाला जाता है। कितनी दर्दनाक पीड़ा है। आज आप एक इंसान, क्या जानवर को भी आप खरोंच आ जाए तब आपका मन पीड़ा से भर जाता है, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी दया की भावना नहीं आई जिससे वो प्रेम करता था। उसके इतने टुकड़े किए, उसके बाद टुकड़ों के बाद में उसने उसको गैस की आंच पर कुकर में डाल करके, मैं तो बोलने से पहले भी शब्द रुक रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग लिव इन में का जिस तरीके से नाटक चल रहा है, ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने बताया, लेकिन लिव इन में ऐसे कई उदाहरण हैं जो लगातार लोगों को, एक दूसरे के साथ लोग रहते हैं और हत्याएं करवाते हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे लड़कों की तरफ से हो। तो मुझे लगता है कि प्रेम की जो परिभाषा है वो युवाओं को समझनी चाहिए। मेरे हिसाब से लिव इन को प्रेम की परिभाषा के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। प्रेम जहां पर होता है वहां एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझना होता है कि मैं यदि आपके साथ में प्रेम में हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपका जो दर्द है, आपको जो कमजोरी महसूस हो रही है, मैं उस कमजोरी में आपके साथ खड़ा हुआ हूं। वो प्रेम है। प्रेम भागने का काम नहीं है, ये भगवानों को का काम प्रेम करना नहीं है। प्रेम का काम है, प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो साथ में खड़े रहने की हिम्मत रखता है। मैंने लिखा था कि थाम लूंगा हाथ मेरा, थाम लूंगा हाथ तेरा, तुम मुझे समझो, वक्त भी बदलता है ये बात तो समझो, क्या सोचता जमाना सोचता नहीं, तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें समझूं। तो जब तक समझदारी नहीं होगी, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम और लिव इन रिलेशनशिप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप प्रेम को, लिव इन रिलेशनशिप में लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो या म्यूचुअल बेनिफिट कह लो। म्यूचुअल बेनिफिट जब थोड़े बहुत भी क्लैश होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति साइड होने लगता है, वो जो साइड होने वाली बात नहीं है, तो उसी साइड होने वाली बात में फिर ये हत्या, धोखेबाजी, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब आज के टाइम में ना युवाओं को एक संदेश देना अगर आप चाहोगे, क्योंकि आप दोनों फील्ड आपके लिए मायने रखते हैं और प्लस आप एक पब्लिक स्पीकर भी हो, पब्लिक फिगर भी हो कि आप मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर का काम करते हो। सो 2 लाइनों में उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे लाए, उनकी सोच कैसे आगे आए, वो किस तरीके से अपने आप को हाईलाइटेड करें कि फालतू की चीज़ों से बचें, अपनी अपनी नई नई ग्रोथ करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
मुझे लगता है कि जो युवा है, हम और आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा करके करें और सही दिशा में करें, और ऐसा कोई काम ना करें जो उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए अपमानजनक हो। जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते हो, तुम दारू क्यों नहीं पीते हो, तुम शराब वराब ये सब क्यों नहीं करते हो, तुम तो मीडिया लाइन में हो, तुम तो आर्टिस्ट लाइन में हो। तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं ग्वालियर से का रहने वाला हूँ, तो मेरे पिताजी ने ऐसे ही मुझे बोला, मैं घर पे कम जाना आना होता है, तो पिताजी ने ऐसे ही मम्मी को बोला वो कि वहाँ पे जाकर के बिगड़ गया होगा, पीता होगा लड़कियों के साथ में। तो मेरी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। तो ये जो विश्वास है कि ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता, ये विश्वास बना रहे, इसके लिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहना बेहतर है। तो हमारे माँ बाप, हम लोग छोटे शहर से जब बड़े शहरों में आते तो हमारे माँ बाप किसी विश्वास के साथ हमें भेजते हैं, तो विश्वास बना रहना रहे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो हमें लगता है हमें मंजिल पे अपनी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। प्रेम ईश्वर की भक्ति की तरह होता है कि जब आप किसी से प्रेम में होते हैं, एक भक्त नहीं होता है, भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, उसे लगता है कि उसका जो प्रभु है, उसके जो ईश्वर है, एक ना एक दिन उससे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक जो व्यक्ति प्रेम में होता है वह अपने प्रेमी को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे लगता है कि आज वो जो छोटी सी एक टेक्स्ट लिख रहा है, उसको चैट लिख रहा है, शायद ये बात उसको पसंद आ जाए, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास करता है। तो प्रेम तो एक भक्ति की तरह है। अगर सच्चा प्रेम है तो आप बहुत ही अच्छे खुश नसीब व्यक्ति हैं कि आप प्रेम में हैं। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जो वर्तमान जो समय है, हमारी जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो रही है। आजकल जो लोग अपने कंपैरिजन वाला भाव जो लोगों का है नहीं है कि मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोवर कम क्यों हैं, उसके इतने ज्यादा क्यों हैं, मेरे पास कार क्यों नहीं है, उसके पास कार क्यों है। ये जब हम तुलना करने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं, तो ये तुलना में जब हम तनाव, अपने अनचाहा तनाव लेने लगते हैं, तो हम एक मकड़ जाल में फंस जाते हैं। उस मकड़ जाल से जो तनाव पैदा होता है वो एंजाइटी है। और मुझे लगता है कि जब आप किसी से तुलना अपनी करने लगते हैं तो आप बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि हमारा स्कूल सिस्टम हो या कॉलेज सिस्टम हो या हमारा जो नेचर है, कि एक जंगल है, एक एग्जाम करवाया जा रहा है कि पेड़ पर कौन चढ़ेगा। अब इसमें हाथी भी हैं, शेर भी हैं, सारे लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन पास कौन होगा? बंदर ही होगा। क्योंकि हाथी की लड़ाई कोई दूसरी है, हाथी के लिए कोई दूसरा कंपटीशन होना चाहिए, शेर के लिए कोई दूसरा कंपटीशन होना चाहिए। अब सभी लोगों के लिए एक ही एग्जाम किया जाएगा कि पेड़ पे चढ़ना है, तो सभी लोग पेड़ पे चढ़ने का सीखेंगे, तो हाथी की 7 पुश्तें निकल जाएंगी, तब भी हाथी पेड़ पे तो चढ़ना नहीं सीख पाएगा। तो आप क्या है ये आपको पहचानना होगा और आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपका एग्जाम क्या है। आप यदि हाथी है तो आपको पता होगा कि आपकी दौड़ कैसी होने वाली है। आप यदि बंदर है तो इछल कूद करते रहिए। एक परिवार कैसा होना चाहिए? परिवार हमारे व्यक्तिगत जीवन की रीढ़ होता है। परिवार जब आपके साथ होता है तब आप सब कुछ कर सकते हैं, और परिवार आपके जीवन की ताकत होती है। आपके पीछे यदि आप कुछ कर पा रहे हैं तो उसके पीछे परिवार ही होता है। परिवार जब साथ देता है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये हम लोगों ने देखे हैं। और आज के जो समय में जो तनाव का जो कारण बन रहा है वो परिवार से दूर होना ही। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम स्वयं में शक्तिशाली हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो डिप्रेशन से कैसे बचें आज के टाइम? डिप्रेशन से यदि बचना है, डिप्रेशन अभावों के कारण होता है। जब आप किसी चीज का अभाव महसूस करते हैं, चाहे वह एक पार्टनर का हो या किसी साथी हो, दोस्त का लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, जब आप अभावों को महसूस करने लगते हैं तो वो अभाव आपका डिप्रेशन बन जाता है। या समस्याएं जो आपकी पारिवारिक जिंदगी हो तो उनमें जब समस्याएं आने लगती हैं तो उसके कारण से डिप्रेशन होता है। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन का विकल्प आप प्रेम को रख सकते हैं, चाहे प्रेम वो ईश्वर से हो या अपने साथियों से हो। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है,
जो आपको सलाह ना दे, आपको साथ दे। क्योंकि इस दुनिया में सलाह देने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो साथ देने वाले अगर आपके पास हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सुदर्शन चैनल हमें फ्रीडम देता है कि आप समाज हित के, राष्ट्र हित के मुद्दों को उठा सकते हैं, तो वो मैं उठाता हूँ। तो वो एक अच्छा अनुभव रहता है उस चीज का। नहीं, आजकल ना मतलब आप न्यूज रिपोर्टर, मतलब ऐसे न्यूज एंकरिंग हो तो न्यूज रिपोर्टर वगैरह आपके आसपास ही हैं, सब कुछ आपसे जुड़ा ही है। लेकिन एक मुद्दा ना बहुत ही ज्यादा चल रहा है, लव जिहाद। तो लव जिहाद ये क्या है, क्यों फैल रहा है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ये इतना हाईलाइटेड क्यों है? ऐसी क्या समस्याएं हैं जो हम लोग इन चीजों से देख रहे हैं बार बार? मतलब आज के टाइम में न्यूज खोलते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, लव जिहाद का मुद्दा बहुत ही कॉमन हो गया है। वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है कि हमें वो सुनना ही है, देखना ही है। तो ऐसा लव जिहाद पे क्या है ये? लव जिहाद का मुद्दा जो सुर्खियों में अभी आया है, लेकिन ये चल तो बहुत पहले से ही रहा था। आप भेष बदल करके, किसी को अपना झूठ बोल करके, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अगर कोई दूसरी जाति का हूं, जैसे किसी को अपना नाम बदल करके, जैसे मैं पहचान छिपा करके किसी से मिल रहा हूं और उसको प्यार में फंसा रहा हूं, उसके बाद में फिर उसके साथ में अपना जो धर्म है उसके ऊपर थोप रहा हूं, तो ये एक लव जिहाद के माध्यम से हो रहा है। कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से लगातार शिकार बनाया जाता रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चाहे श्रद्धा हो, अंकिता हो, निकिता हो। झारखंड में एक लड़की जिसको 14-15 साल के जो 2 लड़के होते हैं, प्यार में नहीं फंसती है तो क्या होता है कि तेजाब डाल करके उसको बर्बाद कर देते उसकी जिंदगी को। तो ये सारे मामले लव जिहाद में लगातार हो रहे हैं। मैंने 4 पंक्तियां भी लिखी थी कि नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी, नहीं समझी तो सूटकेस में पैक मिलोगी तुम बेटी, अपनी बर्बादी की पटकथा लिखोगी तुम बेटी, और माँ बापू की जगह तुम अगर आफ्ताब की मानोगी तो श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी, श्रद्धा जैसी किसी फ्रिज में कटी मिलोगी तुम बेटी। जब बहन बेटियां अपने परिवार से अलग होती हैं, अपने माँ बाप से अलग होती हैं और किसी के चंगुल में फंस जाती हैं, तो फिर क्या अंजाम होता है? सभी ने देखा था श्रद्धा के कितने टुकड़े हुए थे। तो श्रद्धा सिर्फ एक उदाहरण हाईलाइटेड हो गया, इसलिए ऐसी अनेकों लड़कियां हर रोज सामने आते हैं। फिर अब अगर बीते 5 महीनों की बात करूं तो मैं उत्तराखंड का डेटा आपको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड में 50 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हुए लव जिहाद के, कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि लव जिहाद के बारे में हम एक्शन लेंगे, लव जिहाद पर उत्तराखंड को हम सॉफ्ट टारगेट नहीं होने देंगे। ये चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है, ये मजबूरी हो रही है। केरला फाइल्स की अगर बात चलती तो केरला फाइल्स जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्हें कहना पड़ रहा है कि केरला से इतनी लड़कियों को ISIS के चंगुल में फंसाया गया लव जिहाद में, और कैसे फंसती हैं। हम लोग, हमारे जो परिवार है, हमें जहर नहीं घोरा जाता हमारे मनों में। हम लोग उस परंपरा को मानने वाले जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। यदि मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं अपनी जो मूल आइडेंटिटी है उसी माध्यम से मैं आपसे मिलूंगा। मैं कलावा नहीं पहनूंगा किसी लड़की को धोखा देने के लिए। मैं शाहरुख से अपना नाम आनंद नहीं रखूंगा किसी लड़की को धोखा देने के लिए। मैं अरबाज से सुनील नहीं बनूंगा। लेकिन ये बन रहे हैं, और एक नहीं, हर रोज ऐसे मामले आते हैं, हर रोज मामले आते हैं। आपको प्यार करना तो अपने मूल नाम से मिलिए, लेकिन मूल नाम से नहीं मिलते हैं। तो ये साजिश ही तो है एक तरीके से। तो लव जिहाद तो इस देश की अभी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है।